हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार फटाफट सभी लोग आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरी इस क्लास को, जो कि वाईफाई स्टूडियोज पर डेली आपको मिल जाएगी दोपहर 3 बजे। एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए एक बार जल्दी से। चलिए, और बताइए कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? पढ़ाई हो रही है या थके हारे नज़र आ रहे हो? अब देखो, 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 फरवरी 2021 से 2022 से 23 फरवरी 2022 से आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम करवाया जाने वाला है। और ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही सिंपल एग्ज़ाम पूछ दे, बिल्कुल ही बेसिक उठा के हलवे वाला एग्ज़ाम पूछ दे, ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा खासा थोड़ा बहुत लेवल तो रखने की वो कोशिश करेगा एग्ज़ाम में। तो अभी तक जितनी भी पढ़ाई करी है उन सभी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। मैंने आपको बोला था कि मैं हिस्ट्री भी रिवाइज करवाऊंगा, पॉलिटी भी रिवाइज करवाऊंगा, इसके अलावा स्टैटिक जी के रिवाइज करवाऊंगा, करंट अफेयर रिवाइज करवाऊंगा। तो उसी श्रेणी को, मतलब उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है एमसीक्यूज ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, कल बात कर लेंगे हिस्ट्री पे। ऐसे करके हम सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। जितना मैं पढ़ाऊँ, जितना मैं समझाऊँ, उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो भारत में कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। मैं यूपीएससी प्रीलिम्स तक की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट ढंग से प्रॉपर तरीके से समझ के जाएंगे ना, तो मान लीजिए काम हो ही जाना है एग्जाम में, एग्जाम क्वालिफाई होना हो ही जाना है। चलिए, उमा शंकर जी, प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्लास अपनी। देखिए, एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये रहेगा सफलता बैच, जो कि 8 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। इस बैच में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड CM10। अगर ये कोड आपने इस्तेमाल किया, ये कोड आपने यूज किया, तो आप इजीली इस बैच में डिस्काउंट पा पाएंगे। साथ के साथ ये है आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं, एक सिंपल से फीचर को यूज करके। ये फीचर आपको नजर आएगा अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे यूज करना है? जाइए एप्लीकेशन पे, इस फीचर में जाइए, डाउट एंड सोल्यूशन वाले में क्लिक कीजिए, फोटो जो भी आपका डाउट है शेयर कर दीजिए, उसको आपको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ के साथ ये है रेज योर हैंड। चलती हुई क्लास में यदि आप अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे डेली जुड़ते हैं, सैनी कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे जुड़ते हैं, तो चलती हुई क्लास में यदि आपका कोई डाउट आता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस फीचर के माध्यम से। साथ के साथ ये है अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला एसएससी का कॉम्बैट। इस बार इस कॉम्बैट में इंग्लिश के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 40 सवाल के जवाब देने के लिए 40 मिनट आपको मिलेंगे। 12 बजे एवरी संडे ये करवाया जाता है। पार्टिसिपेट के लिए यूज कीजिएगा मेरा कोड CM10। अगर आपने इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर जीतने को मिल सकती है। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस, एक सेकेंड रुकिए जरा। चलिए जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस, भारत के रक्षक बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री? निम्नलिखित में से वो कौन है हर्षिता जी? चलिए, शिवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो फटाफट से। अरे शेयर वेयर कर दिया करो भाई, आते ही क्लास को जल्दी से। सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जो डिफेंस फोर्सेस रहती है ना हमारी, उन डिफेंस फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर रहेगा वो कौन रहेगा? सवाल आपने पहले भी सुना होगा, शायद नहीं सुना तो आज सुन लीजिए कि भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में किसे जाना जाता है। एक सवाल तो ये हो गया। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो एक सवाल ये बनेगा कि इसके बारे में भारत के संविधान में कहां पर लिखा हुआ है? इसके बारे में भारत के संविधान में कहां पर लिखा हुआ है? एक सवाल तो ये बन जाएगा। एक सवाल ये बन जाएगा कि क्या गवर्नर जनरल या वायसराय के पास भी इस प्रकार की कोई शक्ति थी? क्या गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के पास भी इस प्रकार की कोई शक्ति थी या नहीं? इसके अलावा एक सवाल और बन जाएगा, जो कि तीसरा सवाल बनेगा कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किसी से बिना पूछे कर सकता है? 3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, तीनों सवालों के देने के चांसेस कीजिए। जी सन्नी जी, बेफिक्र रहिए, आप बेसिक बेसिक चीजों को पढ़िए।
और बेसिक को थोड़ा सा हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश कीजिए। जैसे सवाल के जवाब की मैं बात करूं कि सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस कौन रहेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कौन निहित होते हैं या किन्हें वो पद दिया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति को ये पद दिया गया है। ये बेसिक सवाल है। अगर सवाल पूछ लिया जाए भारत के संविधान में ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो आप जवाब देंगे आर्टिकल नंबर 53 में ये बात मेंशन है, 53 नंबर के अनुच्छेद में ये बात मेंशन है। इसके अलावा क्या वायसराय और गवर्नर जनरल के पास भी ये वाली शक्ति थी, तो आप जवाब देंगे यस, बिल्कुल ये वाली शक्ति थी। भारत का राष्ट्रपति कौन सी ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल बिना किसी रोकथाम के कर सकता है, बिना किसी पूछे बगैर भी कर सकता है उसका इस्तेमाल, तो इस सवाल का जवाब है भारत के राष्ट्रपति के पास केवल एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल वो किसी से बिना मंजूरी लिए कर सकते हैं या फिर कर पाएंगे इजीली। वो शक्ति है जब लोकसभा के चुनाव होंगे और चुनावों में किसी को भी अगर बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़ा जो दल होगा उसको इनवाइट कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। ये उनके पास उनका एक विवेकाधीन अधिकार है, उनके पास उसके ऊपर फैसला लेने के अपने अधिकार हैं। बस यही एक अधिकार है जो उनके पास उनको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बेफिक्र रहिए। तीनों सवालों के जवाब याद रखना, इसके अलावा ये भी याद रखना, ये भी याद रखना और ये भी याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 reduce the number of state in the country from 27 to। हिंदी में देखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने देश के राज्यों में संख्याओं को घटाकर, जो देश में राज्य थे ना उनकी संख्याएं 27 थी, 27 थी, उन संख्याओं को घटाकर कितना कर दिया, सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन है 14, 15, 18 या फिर 19। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आपने पढ़ा होगा कि गवर्नर जो होता है, राज्यपाल की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होता है, वो एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक गवर्नर एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये बात भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? ये जो बात है वो भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? इस सवाल का जवाब भी दीजिए फटाफट से, जल्दी से। गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर या फिर राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये बात भारत में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। 1956 में जो राज्यों की संख्या थी वो 27 से घटाकर कितनी कर दी गई? सवाल यहाँ पर ये है, सवाल का जवाब है 14 कर दी गई, 14 कर दी गई वो राज्यों की संख्या को घटाकर। और सवाल है कि गवर्नर जो होता है, राज्य का जो राज्यपाल होता है, वो एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। इस बात को भारत के संविधान में 7वें संविधान संशोधन से, 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जोड़ा गया था। 7वें संविधान संशोधन, 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया था और ये किया गया था सन 1956 में, 1956 में। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि अगर एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे वेतन कौन प्रोवाइड करेगा, उसे सैलरी कौन देगा? चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। और ये जो वेतन होगा वो कहां से दिया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा या केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश भी कीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से पढ़िए, ज्यादा चीजों को समझिए, क्योंकि मान लीजिए ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो आप जवाब दे देंगे। 7वां संविधान संशोधन आ गया 1956, तो भी आप जवाब दे देंगे। गवर्नर एक से अधिक राज्य का गवर्नर हो सकता है, तो भी आप जवाब दे देंगे कि ये बात 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। इसके साथ साथ कि भाई उसको वेतन कौन देगा, उसको सैलरी कौन देगा, ये इसी प्रकार का सवाल हो गया कि भाई तुम ऐसा ही लग गए, ऐसा ही लगे तो तुम अपना यूपी में और तुम बिहार में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हो, तो तुम्हें वेतन कौन देगा? ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को भी डील करने की यहाँ पर कोशिश आप कीजिए। दोनों राज्य देंगे, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, अगर वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, जितने भी राज्यों का राज्यपाल है, 3 हो सकते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो मान लीजिए 2 राज्यों का राज्यपाल है तो आधी सैलरी ये देगा और आधी सैलरी ये देगा। अगर 3 राज्यों का है तो 1/3 सैलरी वो तीनों ही प्रोवाइड करेंगे। सैलरी कहां से दी जाएगी? तो सैलरी दी जाएगी राज्य से। ठीक है जी, सैलरी कौन देगा? सैलरी राज्य देगा। किस आर्टिकल के इस्तेमाल के माध्यम से देगा? तो आर्टिकल नंबर 266 के इस्तेमाल के माध्यम से देगा। आर्टिकल नंबर 266 में क्या लिखा हुआ है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है
इसका अर्थ है जहां पर टैक्स कलेक्शन होती है। एक ही आर्टिकल मिलेगा इसके बारे में, आर्टिकल नंबर 266। वहीं पर राज्य की भी टैक्स कलेक्शन होगी, सभी राज्यों की टैक्स कलेक्शन भी वहीं पर होगी, और केंद्र की जो टैक्स कलेक्शन है वो भी वहीं पर होगी। क्लियर? याद रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपसे यही पूछ गया सीधा एग्जाम में कि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 266 में क्या लिखा हुआ है, तो आप जवाब देंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। 267 में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है कंटीजेंसी फंड के बारे में। कंटीजेंसी फंड के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे संचित निधि। इस संचित निधि का इस्तेमाल भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल दोनों ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति 500 करोड़ तक इसमें जमा कराया होता है पैसा, 500 करोड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं वो ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी सदन काम ना कर रहा हो। उस परिस्थिति में मान लीजिए इमरजेंसी लगी हो, या फिर बहुत जल्दी हथियार खरीदने की आवश्यकता पड़ गई, तो हथियार खरीदने के लिए राष्ट्रपति उस पैसे को निकाल के सेना के कमांडर को दे सकता है कि आप इससे जल्दी से हथियार खरीद लीजिए और बमबारी जारी रखिए। इस प्रकार से तो आर्टिकल 267 में कंटीजेंसी फंड और 266 में कंसोलिडेटेड फंड। सैलरी कहां से दी जाएगी? सैलरी दी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसी में राज्य का भी होगा, उसी में केंद्र का भी होगा, हर राज्य का अलग अलग रहेगा। क्लियर? उम्मीद करूंगा फैक्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट विद इन। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक संवैधानिक आपातकाल के भीतर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। सवाल यहाँ पर है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट विद इन। सवाल ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक संवैधानिक आपातकाल के कितने समय के भीतर संसद से पारित करवाने की आवश्यकता है। ध्यान से पढ़िए सवाल, 2-3 बार पढ़ लीजिए, काम तभी चलेगा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक संवैधानिक आपातकाल के बारे में वो सवाल पूछ रहा है। अरे भाई, चाहे 2 बच्चे देखें, तुम्हें क्या दिक्कत है यार? हम तो कह रहे हैं एक देखे, हम तो कह रहे हैं कोई ना देखे, हम खुद को पढ़ा लेंगे। पता है आपको मेरा लाइव क्लास का रिकॉर्ड क्या है? 21,000 बच्चे भी पढ़ाए हैं सर मैंने लाइव एक साथ। तो तुम्हें क्या समस्या है, मुझे ये तो बताओ भाई, तुम क्यों पढ़ रहे हो? चलो तुम कहीं भी पढ़ लो, जाके ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ लो। एक बेसिक सा सवाल पूछता हूँ आपसे, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है ना, किस बहुमत के आधार पर इसको पारित किया जाएगा, ये बता दो। और जहां जिनसे पढ़ना चाहते हो उनसे पढ़ लो। मैं 4 सवाल पूछूंगा, 4 सवाल में तुम्हारा संसार पूरा आधा अधूरा रह जाएगा। चलिए, सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कितने समय में इस इमरजेंसी को पारित करवाया जाएगा? सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी से लोगों को लेना देना नहीं है, दूसरों के जीवनों में झांकना है। अरे भाई, तुम्हारा पढ़ो, हम हमारा पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ा रहे हैं। चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। और मैसेज भी बैक टू बैक कर रहा है, ये नहीं कि रुक जाए। अबे रुक जा भाई, थम जा। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, आपसे ये कौन सा धुरंधर है, इसका नाम क्या है? अमन पांचाल जी। अमन पांचाल जी, आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछता हूँ। आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी जी के जो बॉडीगार्ड थे, उन दोनों ने ही गोलियां मारी थी। एक का नाम बंता सिंह था, एक का नाम संता सिंह था। बंता सिंह ने 5 गोलियां मारी थी और संता सिंह ने 25 गोलियां मारी थी। ठीक है। और उनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो शव यात्रा निकाली गई थी उसमें 10 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था, और एक समय पर सबसे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया था। सवाल यह है, जब इंदिरा गांधी की शव यात्रा निकाली गई थी तो कितने लोगों ने भाग लिया था? अब तू ऑफलाइन में जाकर पूछ ले, ऑनलाइन में पूछ ले, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पूछ ले, देख कौन जवाब दे पाएगा इस सवाल का। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का सही जवाब रहेगा 2 महीने, 2 मंथ्स। इसको समझिए, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। अगर देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की जगह लिखा होता नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की जगह अगर यहाँ पे लिखा होता नेशनल इमरजेंसी, तो उस परिस्थिति में आपको क्या जवाब देना पड़ता? उस परिस्थिति में आपको जवाब देना पड़ता 1 मंथ। ठीक है, कि 1 महीने के अंदर अंदर उसे पारित करवाना पड़ेगा, उसे अप्रूव करवाना पड़ेगा यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, उसे 1 महीने के अंदर अंदर यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करवाना पड़ेगा। एक सवाल तो ये याद रखिएगा कि अगर नेशनल इमरजेंसी पूछे तो 1 महीना, और अगर इसी परिस्थिति में जैसे 356 नंबर का आर्टिकल पूछा गया है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के बारे में पूछा गया, और अगर ये वाली कंडीशन हो
तो उसे आपको 2 मंथ्स में पारित करवाना पड़ेगा, 2 महीने में उसे यूनियन पार्लियामेंट से पारित करवाना पड़ेगा। यहाँ सिंपल मेजोरिटी रहेगी, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी के लिए एक और ग्राउंड है, वो ग्राउंड कहता है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, मतलब कैबिनेट मंत्रियों की लिखित सिफारिश पर ही नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 352 वाली जो इमरजेंसी है उसे प्रोक्लेम करने के लिए लिखित सिफारिश की आवश्यकता है। और ये लिखित सिफारिश वाला वर्ड जो है वो कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस शब्द को जोड़ा गया। और ये जुड़वाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ये जुड़वाने वाले व्यक्ति का नाम था मोरारजी देसाई। ये सभी फैक्ट्स याद रखना, ये सभी फैक्ट्स से सवाल एग्जाम में बनने के चांसेस पूरे रहेंगे। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें तो 120 से लेकर 130 बार आज तक प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट किया गया है। क्या ये सभी फैक्ट्स, ये सभी पॉइंट्स आपको समझ आ गए? एक बार जल्दी से बताइए फटाफट। गायब हो गया बंदा। हाँ भाई, सर्च करने गया है क्या? सर्च करके आ जा भाई, तू सर्च करके आ जा। टीचरों के नाम मेरे से पर्सनली पूछ लेना, उनसे मैसेज करके पूछ ले, तू आरटीआई लगा के पूछ ले कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कोई नहीं बता पाएगा, और रीजन नहीं बता पाएगा कोई कि क्यों पार्टिसिपेट किया था। फिर अपनी बेइज्जती कराने के लिए आना होता तो वैसे ही बता दिया करो, कभी हम बाहर कर दें बुला के, तुम्हें अच्छी तरह कर दें। चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब 2 महीने, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार की नागरिकता आपको प्रदान करता है? ऑप्शन है सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप, बोथ ऑफ देम, या फिर नाइदर, मतलब कोई भी नहीं। किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है भारत का जो संविधान है आपको? आप सभी लोग जानते होंगे भारत के संविधान के बारे में, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, और इसी के बारे में आपको लिखा हुआ नजर आएगा भाग 2 में, पार्ट 2 में। साथ साथ जो भारत की सिटीजनशिप प्रक्रिया है, जो हमारे पास नागरिकता, जिस प्रकार की नागरिकता हम फॉलो करते हैं, वो नागरिकता हमने कहां से उधार ली थी? ब्रिटेन से उधार ली थी। क्लियर? वो नागरिकता हमने ब्रिटेन से उधार ली थी, मगर आज की परिस्थिति में ब्रिटेन उस नागरिकता को फॉलो नहीं करता जो हमने उधार ली थी। ब्रिटेन फॉलो करता है आज की परिस्थिति में ड्यूअल सिटीजनशिप को, जिसे हम दोहरी नागरिकता के नाम से जानते हैं। मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप को आज की परिस्थिति में वो फॉलो करता है। और ये ब्रिटेन की जो नागरिकता है वो भारत में बहुत सारे लोगों के पास है। उसमें से एक व्यक्ति या एक महिला का नाम आपको पता होगा, आलिया भट्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आलिया भट्ट के पास जो आपको नागरिकता मिल जाएगी वो ब्रिटेन की नागरिकता मिल जाएगी। इसी प्रकार से कनाडा की जो नागरिकता मिल जाएगी आपको, नॉन पर्सन में अगर हम बात करें तो अक्षय कुमार के पास आपको नागरिकता मिल जाएगी कनाडा की। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास विभिन्न विभिन्न देशों की नागरिकता मिलने लगेगी। तो चलिए जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो गायब बिल्कुल, और मैं कसम से बता रहा हूँ ये वो विद्यार्थी हैं यार, हमारे मेरे पास टाइम ही नहीं ऑफलाइन पढ़ाने का, मुझे पढ़ाना ही नहीं यार, मेरा खुद अपना पर्सनल एग्जाम है। तुम कौन होते हो? द हेल आर यू यार? राय लेने वाले भी कौन होते हो? आर्टिकल नंबर 19 का इस्तेमाल करके ना, राइट टू स्पीच का। बस चलिए, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है सिंगल सिटीजनशिप। और ये पूरा जीवन लगा देगा एक उस सवाल का जवाब ढूंढने में, और हजारों टीचरों से पढ़ लेगा ना, तब भी उस सवाल का जवाब कोई दे नहीं पाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही 2 बॉडीगार्ड्स के द्वारा, एक का नाम संता सिंह था, एक का नाम बंता सिंह था। संता सिंह की अगर बात करें तो केवल 22 साल का नौजवान पुरुष था वो, ठीक है। सब पहले बंता सिंह ने 5 गोलियां मारी, उसके बाद संता सिंह आया भागते हुए, और संता सिंह पे बंता सिंह चिल्लाएगा और बोलेगा गोली चला। उसके बाद वो गोली चलाएगा, और उसके पास ऑटोमेटिक गन होती है, उससे 25 गोलियां मारेगा इंदिरा गांधी को। उसके बाद 3 दिन जो भी भारत में दंगे होंगे, दिल्ली में दंगे होंगे, वो सभी लोग जानते हैं। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की शव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बहुत कम लोग भाग लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये जो दंगे हुए उनकी वजह से लोग इतने ज्यादा डर गए थे, सहम गए थे कि कोई निकल के बाहर ही नहीं आया। तो ये है उसके पीछे का लॉजिक। अब इसको पढ़ने के लिए, और ये नहीं देख रहा कि ज्ञान कौन सा मिल रहा है, ये देख रहा है कि विद्यार्थी कितने। चलिए, सवाल का सही जवाब है सिंगल सिटीजनशिप। अगला सवाल है, द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी एड्रेस्ड टू द, राष्ट्रपति को त्याग पत्र को संबोधित किया जाना चाहिए। मतलब जो राष्ट्रपति का रेजिग्नेशन लेटर है ना, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब?
एकल नागरिकता वाला पॉइंट याद रखना कि एकल नागरिकता अब ब्रिटेन फॉलो नहीं करता, मगर जब हमने उनसे वो कॉन्सेप्ट उधार लिया था तब ब्रिटेन सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता था। स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में ये जो रेजिग्नेशन का बात है, राष्ट्रपति की ये जो इस्तीफे की बात है, वो कहाँ लिखी हुई है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट की जो रेजिग्नेशन की बात है, त्याग पत्र की बात है, वो आपको आर्टिकल नंबर 56 में मिल जाएगी, जहां उसके कार्यकाल के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा, टेन्योर के बारे में जहां आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जहां आपको राष्ट्रपति के टेन्योर के बारे में, कार्यकाल के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, वहीं राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन के बारे में भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि टेन्योर ये कहता है कि ये शपथ लेंगे 25 जुलाई को, और शायद आप सभी लोग जानते होंगे, नॉन ही विद्यार्थी होंगे सभी, कि 25 जुलाई 1977 को एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था नीलम संजीव या फिर संजीवा रेड्डी, उनके द्वारा शपथ ली गई थी, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो विदाउट अपोजिशन सिलेक्ट हुए थे, बिना किसी निर्विरोध के सिलेक्ट हो गए थे, विदाउट अपोजिशन ही सिलेक्ट हो गए थे, और इन्होंने शपथ ली थी 25 जुलाई 1977 को। इसीलिए भारत में आने वाले अगले जितने भी राष्ट्रपति मिलेंगे वो सभी इसी तारीख को शपथ ले रहे हैं, तारीख अच्छी मान रहे हो। जैसे भाई आपको किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई मैं ना जब पेपर देने गया था तो मिठाई खाकर गया था, मैं जब पेपर देने गया था मैं मिठाई खाकर गया था, तो वो पूछेगा कौन सी मिठाई, तो आपने बोला भाई बूंदी का लड्डू खाया था मैंने और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो वो मिथ बन गया। फिर अगला गया, उसने भी बूंदी का लड्डू खाया, उसकी भी लग गई, फिर तो समझ रहे हो कि धड़ल्ले से पूरी गली बूंदी का लड्डू ही खा रही है दिन भर बैठ के। तो वैसे वाला ही मिथ बन गया कि भाई इन्होंने शपथ ली थी और इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, इसीलिए क्यों ना उसी तारीख को शपथ ली जाए। इसीलिए भारत में आने वाले हर राष्ट्रपति ने 25 जुलाई को, इनके बाद आने वाले हर राष्ट्रपति ने 25 जुलाई को शपथ ली। सवाल का सही जवाब वाइस प्रेसिडेंट है। इसके साथ साथ यही आर्टिकल 56 में आपको एक चीज और लिखी हुई नजर आएगी, इम्पीचमेंट। आप सभी लोग जानते हैं दो परिस्थिति ऐसी रहेगी, एक तो रहेगा कि भाई वो अपनी मर्जी से रिजाइन कर दें, एक रहेगा कि उनकी डेथ हो जाए, एक रहेगा उन पे महाभियोग चलाया जाए, इम्पीचमेंट हो जाए। तो जहां कार्यकाल के बारे में लिखा होगा, जहां पर टेन्योर के बारे में लिखा होगा, वहीं पर ये भी तो मेंशन होगा कि हटाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आपको आर्टिकल 56 में भी लिखा हुआ नजर आएगा, मगर इम्पीचमेंट प्रक्रिया जो है, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, वो कहाँ लिखी हुई नजर आएगी? आर्टिकल नंबर 61 में। दोनों अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, ध्यान रखिएगा अच्छे से, चाहिए जी, बहुत बढ़िया। दोनों अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, दोनों को अलग तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द नेम ऑफ इंडियन स्टेट कैन बी ऑल्टर्ड बाय, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी भी राज्य का नाम बदलना है, तो उस राज्य के नाम बदलने का अधिकार किसके पास है? सवाल यहाँ पर यह है, किसी भी भारतीय राज्य का नाम किसके द्वारा बदला जा सकता है? द गवर्नर ऑफ स्टेट, द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, यूनियन पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे बाउंड्रीज के बारे में, स्टेट के नेम चेंज करने के बारे में, ऑल्टर करने के बारे में, ये सब चीजें आपको वहां पर लिखी हुई नजर आएंगी। और इसके लिए भारत में संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, मतलब इसके लिए वो आर्टिकल नंबर 368 के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। चलिए जवाब दीजिए भाई, किसी भी राज्य का नाम किसके द्वारा बदला जा सकता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि पंजाबन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए जी, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? द गवर्नर ऑफ स्टेट, द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, यूनियन पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा यूनियन पार्लियामेंट, केंद्रीय संसद के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाता हूं अगले सवाल में। अगला सवाल है, which of the following qualification is not essential for the election of president of India? भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और अ मेंबर ऑफ लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनिवार्य नहीं है? आप सभी लोगों ने सुना होगा इंदिरा गांधी जी के बारे में। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, ये सभी लोग आप जानते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उन्होंने सेना को भेज दिया था। बुल्लन खालसा के बारे में वहां आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ पता है, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 1984 में मेरे ख्याल से उन्होंने शिमला का एक दौरा किया था और बेलूर मठ के एक महंत को पत्र लिखा था, और दोनों पत्रों में, मतलब जो बेलूर मठ के
महंत थे उनको जो पत्र लिखा था, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी कुछ बात लिखी थी कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का अब अंत आ गया है। इसके साथ साथ जब शिमला का दौरा किया तो वहां पर एक इनॉग्रेशन करना था या फिर एक इमारत की नींव रखी गई, तो वहां के जो पुजारी थे उन पुजारी ने ये कहा था कि हम चाहेंगे कि इसका इनॉग्रेशन के लिए भी आप आए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर मैं जीवित रही तो जरूर आऊंगी। तो कहते हैं कहीं ना कहीं उन्हें आभास भी हो गया था जिस दिन इंदिरा गांधी के ऊपर ये अटैक हुआ, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उसी दिन मतलब एक उनकी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने जाना था। और वैसे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रही थी क्योंकि बहुत चारों तरफ से ये बात सुनने में आ रही थी कि भाई अटैक हो सकता है इंदिरा गांधी पे। तो उस दिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं गई, बाहर निकली और बाहर जाते ही साथ में उनके वो दिनेश थे, इसके अलावा उनके जो डॉक्टर थे आर के माथुर, वो मिल जाएंगे। आगे गई, सामने बंता सिंह खड़े थे, उन्होंने नमस्कार किया, मतलब इंदिरा गांधी ने उन्हें नमस्कार किया और बंता सिंह ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और शूट कर दिया। तो ये कहानी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे जब इंदिरा गांधी जी के बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, डिपेंड करता है आप कितने ज्ञान को डाइजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सर सवाल का सही जवाब रहेगा अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये होने की आवश्यकता थोड़ी है, केवल क्वालिफिकेशन होने की आवश्यकता है। बी भी ठीक है, ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, केवल डी ठीक नहीं है। सवाल समझ नहीं आया तो समझिए, मैं समझाता हूँ। भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि भाई भारत का नागरिक होना ही चाहिए। 35 साल आयु होनी चाहिए उनकी, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। मतलब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। भारत का नागरिक, 35 साल आयु होनी चाहिए और उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, ना कि ऑप्शन नंबर डी कि लोकसभा का मेंबर होना ही चाहिए। तो सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? सर एक चीज और याद रखिएगा, शायद आपने नेहरू रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। मैं तो इतनी ही उम्मीद करूंगा कि आपने नेहरू रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी, आपने इतना पढ़ रखा होगा। साइमन कमीशन के बारे में भी आप सभी लोग शायद जानते होंगे। साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे। फरवरी के महीने में, मतलब 3 या 4 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आएगा, जिसका गठन किया गया था 1927 नवंबर के महीने में। और आप सभी लोग शायद ये बात जानते होंगे कि जो उसमें 7 मेंबर थे, उन 7 मेंबर्स को किसके द्वारा सिलेक्ट किया गया था? तो लॉर्ड बर्कन हेड के द्वारा। एक व्यक्ति आपको मिल जाएगा, बर्कन हेड लॉर्ड बर्कन हेड के द्वारा इन 7 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया था। और इन 7 मेंबर्स में से एक मेंबर जो वकील था, वो लॉर्ड बर्कन हेड का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, जिसका नाम था सर साइमन। ये चीज भी याद रखना, सर साइमन, इसके द्वारा आप सभी लोग जानते हैं साइमन कमीशन का हेड यही था, इसी के नाम पर कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। इससे पहले इसका नाम विधि आयोग करके या फिर स्टैट्यूटरी कमीशन था। साइमन कमीशन का पुराना नाम आपको स्टैट्यूटरी कमीशन मिल जाएगा, ये चीज याद रखना। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, ये जो मोतीलाल नेहरू थे, ये नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है। तो बर्कन हेड ने भारतीयों को चुनौती भी दी थी, भारतीयों को चुनौती देकर कहा कि बोलने से ही काम नहीं होता, दम है तो बनाकर दिखाइए संविधान का मसौदा। इस चुनौती को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने, एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक दस्तावेज बनाया, जिस दस्तावेज में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, बहुत कुछ लिखा हुआ था उस दस्तावेज में। ठीक है, इस दस्तावेज, अब आपको एक चीज और कहीं ना कहीं ये बात खलनी चाहिए आपके दिमाग में कि बर्कन हेड ने चुनौती दी, किसको चुनौती दी? पूरे भारतवर्ष को चुनौती दी। इवन गांधी जी को भी चुनौती दी, सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। 1926 में चुनौती दी गई थी, मगर मोतीलाल नेहरू एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट बनाई। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? तो मसौदा था संविधान का, ये चीज याद रखना। इस मसौदे को स्वीकार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बर्कन हेड ने यह शर्त रखी थी कि ऐसा मसौदा तैयार करके दिखाइए जिसे सभी धर्म के या सभी पंथ के और सभी पार्टियों के लोग एक्सेप्ट कर लें। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मसौदे को, इस मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग डॉक्यूमेंट बनाया, जिस डॉक्यूमेंट को हम जानते हैं 14 जिन्ना सुझावों के नाम से। इस प्रकार से नाम है उसका, जिन्ना के 14 पंथ या फिर जिन्ना के 14 सुझाव, इस प्रकार से आपको नाम मिल जाएगा। वो बहुत कुछ लिखा हुआ था उसमें,
14 पॉइंट्स उसमें बेसिकली लिखे गए थे, जिसमें आपको उन सभी 14 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया, फिर उस पर सहमति नहीं बनी। तो ये बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, पॉलिटी को समझने के लिए भी, हिस्ट्री को समझने के लिए भी बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? बेसिक सवाल है मेरे ख्याल से, तो जवाब दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रहेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा, राइट टू इक्वालिटी रहेगा, या फिर राइट टू स्ट्राइक रहेगा? तो राइट टू स्ट्राइक ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू इक्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी आपको मिल जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में हम बात करें, संविधान के मौलिक उपचारों के बारे में अगर हम बात करें, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? आर्टिकल नंबर 32 में। क्लियर? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से वो कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है? मतलब फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए कौन सा कोर्ट उत्तरदायी है? सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, या फिर ऑल कोर्ट्स, या फिर ऑल कैटेगरी कोर्ट्स। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जी बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, और भी अगर आप विस्तार में पढ़ेंगे तो। जैसे हमने एक चीज पढ़ी होगी, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि भाई जो कांग्रेस का विभाजन था 1907 में हुआ था, ठीक है। रीजन क्या था, क्या नहीं था? तिलक को बनाना चाहते थे जो उग्रवादी सोच के व्यक्ति थे, मतलब जो गरम दल था, जो गरम दल वाली विचारधारा के लोग थे, वो चाहते थे कि तिलक को बनाया जाए अध्यक्ष, ठीक है। मगर उस बात पर सहमति नहीं बनी। तो इस प्रकार की रिपोर्टें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी जब आप पढ़ेंगे। इसके अलावा 1905 में, 1906 में भी आपको बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा इससे संबंधित। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मेंबर तो थे, मगर कांग्रेस के मेंबर भी थे। 1921 या 1920 के आसपास नागपुर में उन्होंने रिजाइन किया था, जब एनी बेसेंट ने भी रिजाइन किया था। गांधीवाद की विचारधारा को त्याग दिया था और बोला था कि भाई गांधी के विचारों पे चलने से बेहतर है कि हम अपने अपने स्वयं के विचारों पर चलेंगे। तो एनी बेसेंट ने भी छोड़ दिया था कांग्रेस पार्टी को, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी छोड़ दिया था कांग्रेस पार्टी को। उसके जवाब में पत्र भी लिखा था महात्मा गांधी जी ने, और उसी जो वही नागपुर में जो एक समिट हो रहा था कांग्रेस का, उसी समिट में मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी को मिस्टर गांधी कहकर पुकारा। तो वहां के जो सभी लोग बैठे हुए थे वो चिल्लाने लगे और उन्होंने बोला महात्मा बोलिए, महात्मा गांधी। मगर उसके बाद दोबारा मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार दोबारा से बोला मिस्टर गांधी। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मुझे तो वो धुरंधर नजर नहीं आया दोबारा व्यक्ति, वो वाला जो बच्चा था। वही बात है कि एक लाइन में भाई साहब काजू बट रहे हो और एक लाइन में मूंगफली। अब मूंगफली वाली लाइन लंबी देखकर वहीं जाएगा विद्यार्थी, क्योंकि भाई मूंगफली की लाइन लंबी है, काजू खाने का किसका दिल है? बहुत बढ़िया। पढ़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया जी। सवाल का सही जवाब सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब, सुप्रीम कोर्ट रहेगा, डी नहीं रहेगा यार। क्योंकि अगर आप सेशंस कोर्ट तक चले जाएंगे ना सर, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंप्लीमेंट कराने के लिए, जैसे 32 में मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको 226 आर्टिकल भी मिल जाएगा। मगर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट रहेगा। अगर और विस्तार से समझना चाहते हो तो आपको केसेस को पढ़ना पड़ेगा, जैसे गोरखनाथ केस होगा, इसके अलावा अपना मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो गया, ठीक है। अगर यहां से भी आपको समझ नहीं आ रहा, इतिहास है, आप उसे पॉलिटी का हिस्ट्री मान रहे हैं, तो आप अभी वाला केस देख लीजिए, राइट टू प्राइवेसी वाला। राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करें, निजता के अधिकार की हम बात करें, 24 अगस्त 2017 को लागू किया गया निजता का अधिकार, जब हमारे चीफ जस्टिस थे जगदीश सिंह खेरा, जो कि एक सिख जस्टिस थे। और भारत के इतिहास में आज तक एकमात्र चीफ जस्टिस जो सिख थे, उनका नाम जगदीश सिंह खेरा ही है, JS खेरा ही है। तो उनके द्वारा इंप्लीमेंट करवाया गया राइट टू प्राइवेसी। तो वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो शायद वहां से भी आप इस सवाल को समझ पाएंगे। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू अ फोर्स ऑन? भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ बोल रहा है भाई, अडॉप्ट करने की बात नहीं कर रहा, ठीक। जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ? सवाल यहाँ पर यह है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, जल्दी से।
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बहुत बेसिक सवाल है, इसको तो आप समझ ही सकते हैं, आप सभी लोगों को याद होगा लाहौर अधिवेशन। नहीं याद है तो समझ लीजिए भाई एक बार। लाहौर अधिवेशन आप सभी लोगों को याद होगा शायद। लाहौर अधिवेशन ये वही अधिवेशन है जो 1929 में हुआ था, और इसी 1929 के अधिवेशन में स्वराज को एक्सेप्ट किया गया कि भाई हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं और स्वराज को एक्सेप्ट करेंगे, और इसी के चलते और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था कांग्रेस के। और 31 दिसंबर, जितनी मैंने तारीखें याद कर रखी है, मुझे जितना याद है, 31 दिसंबर 1929 को 1929 को रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर झंडा फहराकर स्वराज दिवस मनाया था, जिसे आगे जाकर 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में आप मान सकते हैं कि मनाने की बात की गई। क्लियर? ये सभी फैक्ट्स याद रखना, ये सभी फैक्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी की तारीख इतिहास में हमेशा इंपॉर्टेंट रहे, इसीलिए भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया गया, जबकि वो संविधान बनकर तैयार हो गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर भी लगभग 2 महीने का इंतजार किया गया और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। याद रखिएगा, सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी फैक्ट्स जो आपके सामने लिखे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर है, बहुत कठोर है, लचीला है, या फिर पार्शली रिजिड है और पार्शली फ्लेक्सिबल है? मतलब थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा लचीला है। किस प्रकार का संविधान है भारत का? जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बहुत बेसिक सवाल है। अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान के, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो अमेरिका का संविधान कैसा है? अभी तक अमेरिका का संविधान केवल रिजिड है। रिजिड मतलब कठोर संविधान है वहां का, फ्लेक्सिबल नहीं है। इसीलिए अमेरिका के संविधान को लागू हुए लगभग 150 साल के आसपास हो गए, मगर अभी तक अमेरिका के संविधान में कुल मिलाकर 27 संविधान संशोधन किए हैं। देखिए, कई सारी परिस्थितियों में आप इसे ठीक भी मान सकते हैं और कई सारी परिस्थितियों में आप इसे खराब भी मान सकते हैं। जैसे 150 साल पहले आजादी का महत्व अलग था, 150 साल पहले लोगों का नजरिया अलग था, 150 साल पहले चुनावों का नजरिया अलग था, लोगों की पढ़ाई अलग थी, शिक्षा अलग थी, बहुत सारी चीजें लोगों की अलग थी, रहन सहन अलग था, वातावरण अलग था, इन्वायरमेंट अलग थी। और आज 150 साल बाद उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। तो आपने जो संविधान बनाया है उस संविधान को अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, उसमें चेंजमेंट नहीं ला पा रहे हो वक्त के साथ, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बहुत बार देखा गया है कि भाई एक छोटी सी चूक के, जो संविधान में ही है, एक छोटी सी चूक के चलते पूरा का पूरा खेल बदल जाता है चुनावों का। तो कहीं ना कहीं संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें संविधान संशोधन किया भी जा सके और ना भी किया जा सके। जैसे हमारे देश का संविधान है पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। इसका अर्थ है कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसमें संविधान संशोधन करना आसान है, इजी है, बहुत आसानी से आप संशोधन कर सकते हो, और कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें संविधान संशोधन करना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों चीजों को याद रखना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? उम्मीद करूंगा ये फैक्ट भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, ये जो भारत का संविधान है वो किस दिन अडॉप्ट किया गया था? लागू हुआ उसकी तारीख आपने देख ली, उसके पीछे जो भी पृष्ठभूमि है वो मैंने आपको समझा दी। अब ये जो एक्सेप्ट किया गया उसके पीछे क्या कहानी है एक बार वो भी देख लीजिए। तारीख है 26 नवंबर 1949, 16 अगस्त 1949, 14 अगस्त 1948 और 25 जनवरी 1950। वो रैमजी मैकडोनल्ड पढ़ा होगा आपने इतिहास में। रैमजी मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री थे। राउंड टेबल वो कॉन्फ्रेंस याद होगी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई गई। क्या आप जानते हैं उन सभी चीजों के पीछे कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जब मीटिंग हुई नेहरू रिपोर्ट को लेकर, तो मोहम्मद अली जिन्ना की एक पार्टी में एक व्यक्ति था जिसका नाम छावला, पता नहीं छवाला करके कुछ था, जो भारत का 1966 और 1966 और 1967 में वो व्यक्ति भारत में एयरलाइंस मिनिस्ट्री, पता नहीं विदेश मंत्रालय संभाल रहा था, ऐसा कोई पद दे रहा, विदेश मंत्रालय दे रखा था मेरे ख्याल से संभालने के लिए।
तो उस व्यक्ति ने मोहम्मद अली जिन्ना की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में, नेहरू रिपोर्ट पे समझौता दे दिया था कि हम एक्सेप्ट करते हैं भाई नेहरू रिपोर्ट, और मुस्लिम लीग का मेंबर था, रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने की शक्ति थी उसके पास। तो इस बात से मोहम्मद अली जिन्ना बड़े खफा हुए थे, और उसके बाद आगे जाके उन्होंने थोड़ी सी चाल चली, दिमाग चलाया, रैमजी मैकडोनाल्ड को एक लेटर लिखा, और एक लेटर लिखा इरविन को, और दोनों लेटरों में ये लिखा कि आपकी जो सत्ता है वो भारत में डगमगा रही है, और अपनी डगमगाती हुई सत्ता को और भारत के अधीन, भारत के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं अभी, जो कांग्रेस काम कर रही है, उसकी शक्ति को बढ़ने से रोकने के लिए आपको एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहिए, जिसमें बात करनी चाहिए। ये सभी चीजें मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रची गई साजिश आप बोल सकते हैं। क्लियर? कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि उनके लोगों को ज्यादा अधिकार मिले, अगर साजिश को मैं ना बोलूं तो वो चाहते थे उनके लोगों को ज्यादा अधिकार मिले, और ऐसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो नहीं सकता था, संभव नहीं था। ये कहना था मोतीलाल नेहरू का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। आप सभी लोग जानते हैं भारत के संविधान पे कुल मिलाकर कितने हस्ताक्षर किए गए, कितने साइन किए गए थे, एक बार जल्दी से बता दीजिए। जो भारत का संविधान है उस पर कुल मिलाकर कितने हस्ताक्षर हैं? पहला सिग्नेचर किसका था और लास्ट सिग्नेचर किसका था? इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए एक बार जल्दी से कमेंट करके, फटाफट से। हाँ, साइमन की रिपोर्ट भी थी वो, देखिए। और जिन्ना का क्या कहना था? जिन्ना का ये कहना था कि भाई जब तक साइमन की रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट कराएंगे ना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। जब तक साइमन कमीशन की रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट कराएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो इसी बीच में आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा लेनी चाहिए। ये लेटर लिखा गया था पूरा, उसके बाद रैमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा पूरा वापस भेजा गया, मतलब एक लेटर लिखकर, जिसमें लिखा गया कि आपके सुझावों से हम संतुष्ट रखते हैं और हम कहीं ना कहीं आयोजन करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। ये सभी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी अगर आप थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे चीजों के बारे में। ठीक, पहले किसके द्वारा कुल मिलाकर कितने सिग्नेचर थे? कुल मिलाकर 284 आपको साइन नजर आएंगे। पहला सिग्नेचर किसका था सर? पहला सिग्नेचर पंडित नेहरू ने किया था। इसके अलावा अंतिम सिग्नेचर की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अंतिम सिग्नेचर किया गया था। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1917 में, चंपारण वाला आप याद रख सकते हैं, जो नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था, चंपारण वाला आंदोलन, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ मौजूद थे या नहीं? केवल इतना बता दीजिए। सवाल का सही जवाब आपने देख लिया, 26 नवंबर 1949। इसी दिन 16 आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट कर दिया गया था, 16 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था। ये सवाल भी याद रखना भाई, 16 आर्टिकल्स को लागू किस दिन किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको मिलेगा वो मिलेगा आर्टिकल नंबर 324। इसीलिए आपको याद होगा कि 26 जनवरी की बजाय 25 जनवरी 1950 को ही भारत में इलेक्शन कमीशन की स्थापना कर दी गई थी। इसके पीछे क्या रीजन है? इलेक्शन कमीशन की स्थापना एक दिन पहले कैसे की जा सकती थी? क्योंकि उसका जो आर्टिकल था वो पहले ही लागू कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर को। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आपको समझना पड़ेगा इन सभी चीजों को। ठीक, आपको कहीं ना कहीं सभी चीजों को समझना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करके ना भाई साहब एक दिन समुद्र बन जाओगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड? पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1951 में, 1952 में, 1953 में, या फिर 1950 में? बहुत बेसिक सवाल है। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया था? हाँ जी, पॉलिटी तो पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी के तो सवाल है। पॉलिटी को पढ़ाते पढ़ाते सर संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कहानियां भी समझा रहा हूँ आपको। चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत बेसिक सवालों को बहुत अच्छे लेवल तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो चीजें अच्छे तरीके से समझ आए, जबरदस्त तरीके से समझ आए। जैसे गांधी इरविन पैक्ट आप पढ़ेंगे कि गांधी को क्यों दिखाए गए थे काले झंडे, इस प्रकार की चीजों को आप पढ़ेंगे तो फिर आपको और तरीके से समझ आएगा कि भाई पॉलिटी कैसे है, कैसे पढ़नी है हमें, किन चीजों को हमें आगे लेकर चलना है, किन चीजों को पीछे छोड़ देना है। वो कौन सी सभा थी जहाँ पे गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना में फूट पड़े, ये सभी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सवाल का सही जवाब 1951 में, मगर अच्छे एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ेंगी। आप अगर बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा। जैसे मान लीजिए ये सवाल पूछ गया कि भाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, तो आप जवाब देंगे पहला संविधान संशोधन सन 1951 में करवाया गया। इस समय ना ही कांग्रेस की सरकार थी, ना ही किसी अन्य दल की सरकार थी, क्योंकि इस समय भारत में क्या मौजूद थी? संविधान सभा। कैसे आप बोल सकते हैं ये बात?
क्योंकि भाई 26 अक्टूबर 1951 से चुनाव प्रारंभ हुए थे लोकसभा के, और ये चुनाव कब तक चले, तो ये चुनाव चले थे 21 फरवरी 1952 तक। और भारत में जो पहली लोकसभा बनाई गई थी वो अप्रैल के महीने में आपको बनती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द, भारत के राष्ट्रपति क्या है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट, या फिर अनक्राउंड मोनार्च ऑफ रिपब्लिक। चलिए जी, अच्छा आप सारी जी के बूझ गए। अच्छा काले झंडे वाला पॉइंट आपको पता नहीं है? देखिए अगर हम बात करें काले झंडे वाले पॉइंट के संदर्भ में, तो आप सब लोगों को याद होगा गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिस समझौते में गांधी जी के द्वारा जो 11 शर्तें रखी गई थी, उन 11 शर्तों को मंजूरी दे दी गई थी, और कुछ चीजें ऐसी थी जो अंग्रेजों ने बोली थी, उसको गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया था। कभी आप बोलोगे तो गांधी इरविन पैक्ट, और आपको दांडी मार्च का पॉइंट जब पढ़ाऊंगा ना, जैसे एक छोटा सा पॉइंट उसमें आपको बताऊं, तो गांधी जी की एक मांग ऐसी थी कि भाई जो नमक कानून है उसे हटा दिया जाए, नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, और नमक स्टोर करके रखने का भी अधिकार दिया जाए। साथ साथ एक शर्त गांधी जी की कुछ इस प्रकार की भी थी कि भाई जो 1 रुपए की जो वैल्यू है ना, वो 4 शिलिंग के बराबर कर दी जाए। ऐसा नहीं है कितनी भी अपने हिसाब से आप वैल्यू लगा कर बैठे हो। अगर ब्रिटेन की मुद्रा के हिसाब से हम बात करें तो 1 रुपए की वैल्यू 4 शिलिंग कर दी जाए, ऐसी मांग की गई थी गांधी जी के द्वारा। तो ये सभी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी गांधी इरविन पैक्ट में। तो काले झंडे दिखाने का मेन रीजन ये था कि भाई गांधी जी ने जो फांसी दी गई भगत सिंह जी को, इस फांसी का विरोध नहीं किया। अगर गांधी जी उस समय इस फांसी का विरोध करते तो कहा जाता है कि वो फांसी भी रुक सकती थी, टल सकती थी, ऐसा संभव था। मगर ये सभी चीजें होने के बाद जब गांधी जी पार्टिसिपेट करने पहुंचे एक सम्मेलन में, कांग्रेस के सम्मेलन में, वहां उनको काले झंडे दिखाए गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गांधी जी के द्वारा दी गई थी। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए जो ऑप्शन नंबर ए, हेड ऑफ स्टेट, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और राज्य के प्रमुख का अर्थ सर, राज्य यहाँ पर वो कंट्री को डिनोट कर रहा है, एक राज्य को डिनोट नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। राज्य के प्रमुख की वो बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 52 भारत के संविधान का अगर आप पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल कौन सा है? तो सर भारत के संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल जो है, स्मॉलेस्ट आर्टिकल भारत के संविधान का जो सबसे छोटा आर्टिकल आपको मिलेगा ना, वो आर्टिकल नंबर 52 ही मिलेगा। भारत के संविधान का सबसे छोटा जो आर्टिकल मिलेगा आपको, सबसे छोटा जो अनुच्छेद आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? तो वो 52 नंबर का आर्टिकल ही मिलेगा। ये भारत के संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल है, याद रखना, ये सवाल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक? भारतीय गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? सर मॉडर्न हिस्ट्री कब पढ़ाओगे? पढ़ा देंगे जी जब आप बोलोगे मॉडर्न हिस्ट्री। ये तो आपके अपने स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। मैं तो खड़े खड़े पढ़ा दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री, आप पढ़ने वाले तो बनिए, खत्म हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री 4 क्लासों। अगर आप आपके लेवल तक पढ़ाना है, अगर मेरे लेवल तक पढ़ाना, तो फिर कम से कम 2 ढाई महीने मुझे चाहिए पढ़ाने के लिए अच्छे खासे तरीके से, अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ने की, कोई सीमा ही नहीं है। जैसे 1916 के अगर लखनऊ अधिवेशन की बात करने बैठेंगे ना अभी, तो लखनऊ अधिवेशन पर चर्चा करते करते ही लगभग 25 मिनट निकल जाएंगे कि क्या था लखनऊ अधिवेशन, क्यों था लखनऊ अधिवेशन, क्या हुआ लखनऊ अधिवेशन में, कैसे गरम दल और नरम दल एक पार्टी बन गई, उसके बाद कैसे कांग्रेस में दोबारा विभाजन हुआ, दोबारा विभाजन होने पे एक कांग्रेस की जो अलग शाखा निकली, उस शाखा के अध्यक्ष कौन बने। भाई साहब बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अब हमने कैसे पढ़ना है? अगर हम अपने इतिहास के बारे में जिक्र करें तो हमें केवल ऐसे पढ़ना, 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन, और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल हो गया एक, और गांधी जी को यहाँ राजी किया गया सत्याग्रह करने के लिए चंपारण में। हो गया 1916 खत्म। अब मेरा वाला जो 1916 पढ़ोगे तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा भाई कि किस प्रकार का जिन्ना ने क्या बात रखी यहाँ पे, किन बातों पे सहमति बनी यहाँ पर। इसके साथ साथ गरम और नरम दल एक हुआ। गरम दल नरम दल एक होने के बाद कौन बना पार्टी का अध्यक्ष? क्योंकि ये भी तो मुद्दा था 1907 की, अगर हम बात करें यही तो मुद्दा था। एक तो उदारवादी आपको मिलेंगे और एक उग्रवादी। मतलब उग्रवादी का सर यहाँ पर अर्थ है कि गरम दल मिलेगा। ठीक है, मैं बार बार इसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ।
उदारवादियों में आपको कौन मिलेगा सर? गोखले मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दादा भाई नौरोजी मिल जाएंगे, जो उदारवादी नेता के रूप में उस समय देखे जाते थे। उदारवादी का सर अर्थ यहाँ पर ये है, जैसे एक लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट दी है। लाला लाजपत राय ने स्टेटमेंट दी थी कि भिक्षावर्ती बोला गया कांग्रेस के स्टार्टिंग के 20 साल के कार्यकाल को, कि वो भिक्षावर्ती का कार्यकाल था, कि जैसा अंग्रेज बोल रहे हैं हम उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं और हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, तो इस पे नहीं चलेगा देश। तो इस चीज को, इस सोच को लेकर कहीं ना कहीं विभाजन हुआ था, और अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे कि विभाजन हो जाए। तो बहुत कुछ है केवल 1916 पढ़ने में, इसीलिए बोल रहा हूँ। सवाल के सही जवाब की तरफ चलें तो आप सभी लोग जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर हम संवैधानिक तौर पर देखें तो 2 बार राष्ट्रपति बने। पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार बनने का पता है कैसे ख्याल आया? दूसरी बार उन्होंने खुद बोला कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति जब अनलिमिटेड बार बन सकता है, तो हम 2 बार भी नहीं बन सकते। ये मैं उस अमेरिका की बात कर रहा हूँ सर, जिस अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार नहीं, 2 से कई ज्यादा बार बन सकता था, मगर 1950 के आसपास अमेरिका में एक संविधान संशोधन करवाकर इसे 2 बार निश्चित कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका का एक राष्ट्रपति था जो पद पे ही मर गया था, एजेड होने की वजह से। क्लियर? तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति जो आपको मिलेंगे सर वो कौन मिलेंगे? जाकिर हुसैन या बीबी गिरी? तो सवाल का सही जवाब जाएगा सर जाकिर हुसैन। 1967 से लेकर 1969 तक जो भारत के राष्ट्रपति रहे उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप सभी लोग जानते होंगे शायद कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ साथ पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका देहांत पद पर ही हो गया था। इसके साथ साथ जब ये मरे थे, जब इनकी डेथ हुई थी, उस समय बीबी गिरी जो थे वो भारत के उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया जाएगा भारत का राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति की डेथ हो गई। ऐसी परिस्थिति में बीबी गिरी को बना दिया गया था राष्ट्रपति, और 6 महीने तक रह सकते थे वो, 6 मंथ्स तक रह सकते थे। ये बात लिखी है भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 65 में। मगर बीबी गिरी ने राष्ट्रपति बनने के बाद रिजाइन दे दिया, और ऐसी परिस्थिति में एक बार दोबारा से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो 1969 में एक कानून पारित करवाया गया, जिस कानून को हम जानते हैं राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम के नाम से, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रेसिडेंट सक्सेसर एक्ट। क्लियर? इस कानून को बनाकर, इस कानून को पारित करवाकर क्या किया गया? राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इस ही आधार पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया गया था भारत का राष्ट्रपति, जो कि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। केवल मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, और साथ के साथ वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर भी विराजमान हुए। उम्मीद करूंगा ये सभी फैक्ट्स आपको आते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। दूसरे कौन थे मुस्लिम राष्ट्रपति? तो फखरुद्दीन अली अहमद। और तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति की हम बात करें तो कलाम साहब को आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive टर्म्स? निम्नलिखित में से किसने लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद को संभाला? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? चलिए जी, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं पूरी तरफ से अपनी कोशिश करता हूं भाई कि आप कम से कम इतना ज्ञान तो प्राप्त कर पाए कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको हो जाए चीजों। इसीलिए एक सवाल को समझाते हुए मैं लगभग 10 चीजों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि यार तुम्हें ये भी समझ आ जाए, तुम्हें ये भी समझ आ जाए, क्यों किसी चीज से आप अनछूते रहो। ठीक है? डॉक्टर राधाकृष्णन जो बोल रहा है ना भाई, वो बहुत कम दिमाग लगा रहा है अपना। ठीक है जी। माझी जी, ए कैसे हो सकता है, मुझे आप ये बताइए सर, आप नॉर्मली बताइए ए कैसे हो सकता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, ये बात आप सभी जानते होंगे शायद। तो वाइस प्रेसिडेंट थे वो, और कॉन्सिक्यूटिव 2 टर्म्स तक रहे, ये भी आप जानते होंगे। ये तो इजी था, मगर सवाल यहाँ पे राष्ट्रपति का है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार बने। अभी बताया है 2 मिनट पहले कि राजेंद्र प्रसाद, और डी भी नहीं है इस सवाल का सही जवाब, क्योंकि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने ना, तो 1967 तक तो रहे केवल भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है जी। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि बेसिक सवाल आप कहीं एग्जाम में गलत ना कर दें। सवाल का सही जवाब बी है, ए नहीं है। अगर उल्टा पूछा होता कि कौन सा उपराष्ट्रपति है, तो सर उपराष्ट्रपति 2 मिल जाएंगे जो लगातार 2 टर्म्स के लिए रहे। बताइए क्या नाम है? एक का नाम तो रहेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
दूसरे कौन है सर, बताइए। हामिद साहब मिल जाएंगे, ठीक है, जो 2 बार रहे, मगर ज्यादा लंबे समय तक कौन रहा उसमें आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही टिक करेंगे, ध्यान रखना। अच्छे सवाल हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, दिस मीन्स, संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, सर भारत के संविधान में हिंदी में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब। अगर हम सेक्युलर स्टेट की बात करें ना, तो सेक्युलर स्टेट आपको 2 प्रकार के मिल जाएंगे, एक आपको सेक्युलर स्टेट मिल जाएगा फ्रांस, एक आपको सेक्युलर स्टेट मिल जाएगा भारत, अमेरिका, और ऐसी कंट्री जिसका संविधान आप कहते हैं नहीं लिखा हुआ, वो भी आपको सेक्युलर स्टेट मिल जाएगी, जिस कंट्री को आप ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक प्रकार के पंथ निरपेक्ष को मानते हैं, मतलब सेक्युलरिज्म को मानते हैं। और फ्रांस की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार के सेक्युलरिज्म को मानता है। फ्रांस कहता है कि वी आर सेक्युलर कंट्री, हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, और हमारा कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, हम मानते ही नहीं किसी भी धर्म को। इसका अर्थ और समझिए और बेहतर तरीके से समझिए। उनके कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर आप सिख हैं तो सर आप पग बांध के स्कूल नहीं आ सकते, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप बुरखा पहनकर अपना स्कूल नहीं आ सकते, आप अगर क्रिश्चियन हैं तो सर आप गले में वो जो लॉकेट पहन के आते हैं ना क्रिश्चियन का, क्रॉस का, वो पहनकर आप स्कूल नहीं आ सकते। इस प्रकार के हम सेक्युलर कंट्री हैं। और भारत कहता है कि भाई मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मतलब भारत के कहने का अर्थ यह है कि हमारे लिए सब धर्म समान है, हम उस प्रकार के धर्म निरपेक्ष राज्य हैं। राज्य का कोई धर्म नहीं है, मगर हमारे लिए हर प्रकार का धर्म समान है। आप किसी भी धर्म को मानिए, हम आपको नहीं रोकेंगे, हम आपको टोकेंगे नहीं, समझे। ऐसे अमेरिका कहते हुए नजर आएगा आपको, ऐसे ब्रिटेन कहते हुए आपको नजर आएगा। उम्मीद करूंगा नहीं समझ आया था तो आज समझ आ गया होगा। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, इंडिया शैल बी अ theoretic theocratic state. India shall be state without religion. The state is completely detached from the religions, affiliations and none of this. भारत एक धार्मिक राज्य होगा। धार्मिक राज्य की बात करूं भाई, पाकिस्तान मिल जाएगा धार्मिक राज्य है, बांग्लादेश मिल जाएगा धार्मिक राज्य, बांग्लादेश भी एक धार्मिक राज्य है, ठीक है, जहां पे धर्म के आधार पे चीज है। तो भारत धर्म के बिना एक राज्य होगा। राज्य पूरी तरह धर्म से संबद्धता से अलग है, निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है कि द स्टेट इज कंप्लीटली डिचार्ज फ्रॉम रिलीजियस एफिलिएशन, मतलब भारत में भाई धर्म आप कोई भी मानिए, मगर भारत जो है वो धर्म से खुद को अलग मान रहा है। इस प्रकार से आप जा सकते हैं, मैंने इससे आसान शब्द भी आपको समझाया है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास है, चलिए जवाब दीजिए भाई। देखिए सेक्युलर होना ठीक है या नहीं है, इसके लिए आप अगर आप भारत को उठाकर देखोगे तो ठीक है, समस्या क्या है, सही है। फ्रांस को उठाकर भी देखोगे तो आप ठीक है, समस्या क्या है। धार्मिक राज्य होने में कहीं ना कहीं खतरा रहता है कि आप एक धर्म को प्रिविलेज पे रख रहे हो, ठीक है, मगर अब ढंग से आप थ्योरीज को थोड़ा सा और गहन तौर पे अध्ययन करोगे तो कहीं ना कहीं अब देखा जाता है कि झुकाव हमारे देश में भी मिलता है, ठीक है। तो उस प्रति में अभी आपको लेके जाने के मूड में नहीं, उस वाले जोन में, अभी आप केवल इसी जोन में रहिए, इस पे काम कीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। पर बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे सर जहाँ पे बराबर इक्वालिटी के बेसिस पर डिसीजन दिया गया। जैसे मैं एक ही केस की बात करूँ, शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, ठीक है। इसके अलावा मैं एक केस की बात करूँ अपना सायरा बानो वाला जो केस था, सर धर्म पे था वो केस, आर्टिकल्स पे चैलेंज था वो, धार्मिक स्वतंत्रता पे चैलेंज था वो, आर्टिकल 25 को उठाकर उसमें चैलेंज किया गया था, ठीक है। बहुत सारे पेज मिलेंगे उसमें फंसे हुए, ऐसे ही कई केस, इतना बड़ा केस थोड़ी बन जाता है, बहुत सारे पेज मिलेंगे आपको उसमें फंसे हुए। तो वहां पे इक्वालिटी के बेसिस पे तो जवाब दिया गया कि भाई हम तो मानते ही नहीं, हमारे लिए इक्वल है, सभी इक्वल है सर हमारे लिए। तो ये सभी चीजें वहां आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी शादी कर लिया आपने, मिठाई नहीं भेजी, हम वजन कम कर रहे हैं मिठाई खाने के चक्कर में आपकी शादी का। चलिए, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। एक चीज और याद रखना, भारत के संविधान में शपथ का उल्लेख कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 60 मिल जाएगा, अफर्मेशन से संबंधित, ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 में आपको शपथ दिलवाते हुए नजर आएगा कौन, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, तो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। अगर ये मौजूद नहीं होंगे सर तो उस परिस्थिति में कौन दिलवाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सबसे जो सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वही शपथ दिलवाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? टीटी कृष्णमाचारी पहले जा चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप समझ सकते हैं, इंदिरा गांधी या फिर गुलजारी लाल नंदा। अच्छा सवाल है। ये जो टीटी कृष्णमाचारी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपको मिलेंगे मसूदा समिति में। मसूदा समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी में एक मेंबर, आपको टीटी कृष्णमाचारी भी नजर आएंगे। इसके अलावा जो आपको संविधान सभा मिलेगी, संविधान सभा के अध्यक्ष मिलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष मिलेंगे एक एच.सी. मुखर्जी मिलेंगे और एक मिलेंगे टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी को लिया गया था 1947 में जून जुलाई के महीने में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि साउथ के लोग नाराज हो रहे हैं भारत की संविधान सभा से, इसीलिए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए साउथ के टीटी कृष्णमाचारी साउथ से संबंध रखते थे, साउथ के एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये चीज भी याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। सर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी मेरे ख्याल से 27 मई 1964 को, उस समय एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन काम करेगा? तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। जो बी लगा रहा है वो गलत है, चेक। जो भी इस सवाल का, शिवानी जी बी नहीं हो सकता। देखिए ध्यान से पढ़िए, वो बोल रहा है कि इमिडिएटली, एकदम से। और आपको अगर नहीं पता तो थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ होगी तो ना ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक का मतलब ये होता है कि कोई भी बगावत कर सकता है, पार्टी में कोई नेता ही नहीं रहा, मतलब जो सर्वोच्च नेता है प्रधानमंत्री, उनकी मौत हो गई, तो जल्दी से फटाफट से किसी को शपथ दिलवानी होती है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ। इंदिरा गांधी जी की जब न्यूज दी गई थी ना मरने की 2:40 पे, उसके 3-4 मिनट पहले या फिर 3-4 मिनट बाद शपथ दिलवा दी गई थी। किसको? राजीव गांधी को। किसके द्वारा? गुलजारी लाल नंदा के द्वारा। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हो कि पोस्ट खाली नहीं छोड़ सकते, तो शपथ दिलवाई गई जल्दी से। किसे दिलवाई गई? गुलजारी लाल नंदा को। और ये किसके द्वारा किया गया सारा काम? इसके लिए आपको एक व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम था कामराज, के कामराज। इसके लिए आपको एक व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा जिनका नाम था के कामराज। के कामराज को बोला जाता है किंग मेकर ऑफ कांग्रेस। इन्हें बोला जाता है किंग मेकर ऑफ कांग्रेस। जिन्हें ये चाहते थे वो कांग्रेस का प्रधान, मतलब वो प्रधानमंत्री बन जाता था भारत का, किंग मेकर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो के कामराज के द्वारा ये सारा चीजें तैयार की गई और गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलवा दी गई। आप देख सकते हैं सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल देखते हैं। व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन कंट्री? देश में पहले आम चुनाव कब हुए थे? एक चीज और याद रखना, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि ऐसी मांग कर रहे हैं भारत के जो अभी प्रधानमंत्री है मौजूदा, वो चाहते हैं कि भाई सभी चुनाव एक साथ हो जाए, चाहे वो स्टेट के चुनाव हो चाहे वो केंद्र के चुनाव हो, राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ करवा दिए जाए, ताकि एक ही बारी में जो चुनावों से त्योहार होता है, चौवाना भी हमारे देश में जो चुनाव है वो भी फेस्टिवल की तरह है, छुट्टी मिलती है, आप सभी लोग जानते हैं, तो एक ही साथ कंप्लीट हो जाए सारे के सारे चुनाव। और ऐसा ही प्रोसेस इस देश में थी। जब पहले आम चुनाव करवाए गए थे उसी समय भारत में सभी राज्यों में चुनाव करवाए गए थे, ये चीज याद रखना। और ये प्रक्रिया 1971 तक निरंतर चलती रही। ये प्रक्रिया 1971 तक की राज्य और केंद्र के चुनाव साथ में ही होते थे। ये प्रक्रिया 1971 तक चलती रही, जब इंदिरा गांधी जी ने अपना दिमाग और खुराफात लगाकर इस प्रक्रिया को बदल दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी नहीं चाहती थी कि आम चुनाव और असेंबली वाले इलेक्शंस, मतलब स्टेट असेंबली वाले इलेक्शन साथ में हुए। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने 1971 में अपनी सरकार को बर्खास्त करवा दिया, मतलब रिजाइन कर दिया पूरी की पूरी असेंबली के साथ, और चुनावों में कूद पड़ी और चुनावों में विजेता हुई। और तब से जो चुनाव है, स्टेट के इलेक्शन और जनरल इलेक्शन, उनकी तारीखें अलग अलग हो गई। ये चीज याद रखना। सवाल का सही जवाब है 1951-52, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करूंगा ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। रिंकू मीणा जी 50-51 नहीं हो सकता, ठीक है, 50 और 51 नहीं हो सकता, क्योंकि इस 51 तक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही काम करते नजर आएगी, फिर बहुत लंबी कहानी आपको सुनानी पड़ेगी इसके लिए मुझे। ठीक है, आप डायरेक्ट तारीख याद रखिए रिंकू जी, 26 अक्टूबर 1951 प्रारंभ में चुनाव शुरू हुए और ये चुनाव चले सर 21 फरवरी 1952 तक। 1952 तक, ठीक है। ये जो चुनाव थे ये 4 महीने तक चले थे, 4 मंथ्स तक ये चुनाव चले थे, ठीक है।
पता नहीं, मेरे ख्याल से 64 चरणों में चुनाव हुए थे। चरणों का अर्थ क्या रहेगा? चरणों का अर्थ यह रहेगा जैसे अपने जो चुनाव हुए थे 2019 में, वो शुरू हुए थे मेरे ख्याल से 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल 2019 को चुनाव शुरू हुए थे और ये चुनाव चले थे 19 मई, अप्रैल के बाद मई, 19 मई 2019 तक ये चुनाव चले थे। तो ये कुल मिलाकर कितने चरणों में, कितने फेसेस में करवाए गए थे? 7 फेसेस में। इसी प्रकार से अगर पहले चुनाव की बात करें तो 64 चरणों में चुनाव करवाए गए थे। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली इंडियन स्टेट विच हैज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन? एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसका अपना संविधान होने का अनूठा गौरव है? चलिए भाई, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, फेस्टिवल है हमारे देश में। चुनावों का मतलब हमारे देश में फेस्टिवल होता है कि भाई फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशन सी रहती है भाई कि चलिए बैठिए पकोड़े बना लीजिए। मम्मी को ऐसे बोला जाता है छुट्टी है आज, पकोड़े बना लीजिए, थोड़ी चाय बना लीजिए, ब्रेड पकोड़े बना लीजिए, ब्रेड रोल बना लीजिए। तो वो वाले चुनाव होते हैं हमारे देश में, फेस्टिवल है हमारे देश में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच इज द ओनली इंडियन स्टेट विच हैज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन? एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसका अपना संविधान है? बहुत बेसिक सवाल है। 1956 में 26 नवंबर 1956 को इस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था और 26 जनवरी 1957 को इस संविधान को लागू कर दिया गया था। ये संविधान आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर का, और इसे अब निषेध कर दिया गया है। कब निषेध किया गया? तो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आप जानते होंगे। 31 अक्टूबर 2019 को जो विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू और कश्मीर का, वो छीन लिया गया। अगर नहीं पता था कि जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था, तो सर ड्यूअल सिटीजनशिप पता कब दी जा सकती है? जब उस राज्य का अपना संविधान हो। तो जम्मू और कश्मीर ड्यूअल सिटीजनशिप देता था, जम्मू कश्मीर की खुद देता था और भारत की मिलती थी। ठीक, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो सर जम्मू और कश्मीर की जो स्टेट असेंबली थी ना, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, जिन्हें हम एमएलए के रूप में जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जानते हैं, वो आपको नजर आएंगे कितने सालों तक काम करते हुए? 6 सालों तक। तो ऐसा केवल एक ही परिस्थिति में हो सकता है जब उनके पास कोई लिखित डॉक्यूमेंट हो, और लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में उनके पास क्या था? अपना संविधान था, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म करने के माध्यम से निषेध कर दिया गया है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज redesignated governor in 1956 1965, earlier he was known as, दोबारा पढ़ते हैं इस सवाल को। 1965 में जम्मू और कश्मीर के प्रमुख को फिर से राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्हें किस रूप में जाना जाता था? चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए, अच्छा सवाल है बहुत। चलिए जी, 1965 लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन। अगर आप पढ़ेंगे तो शायद नहीं पढ़ा होगा आपने पहले क्वेश्चन। गवर्नर लिखा है, पीएम नहीं लिखा। पीएम लिखा होता तो आप सीएम कर देते। जम्मू और कश्मीर में पहले पीएम हुआ करते थे। जैसे आपको एक याद होंगे, एक पीएम हुआ करते थे मेहरचंद महाजन। जब राजा हरि सिंह हुआ करते थे ना राजा, तो उनके समय पर मेहरचंद महाजन जम्मू और कश्मीर के पीएम थे, जो आगे चल के मेरे ख्याल से तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे। थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेहरचंद महाजन, वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इस सवाल का सही जवाब क्या है? गवर्नर की जो पोस्ट थी वो 1965 से पहले किस रूप में जानी जाती थी? सवाल यहाँ पर यह है, सरदार ए रियासत। ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब। ठीक, सरदार ए रियासत सवाल का सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गवर्नर लिखा है, बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नर लिखा है, पीएम नहीं लिखा या सीएम नहीं लिखा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल अथॉरिटी टू मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्ट विद द, आपातकाल की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, पार्लियामेंट के पास, या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास? चलिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में सवाल है, किसके पास फाइनल अधिकार है इसको प्रोक्लेम करने का? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यूनियन पार्लियामेंट, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से ट्राई कीजिए। बस इसे लास्ट क्वेश्चन मानते हैं, इसके बाद वाला होमवर्क के रूप में देखूंगा।
बहुत बेसिक सवाल है, अगर आपने पढ़ रखा है तो। नहीं पढ़ रखा तो फिर तो कुछ भी हो सकता। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब प्रेसिडेंट है। फाइनल अथॉरिटी, लास्ट में कौन बोलेगा कि इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दी गई है? तो राष्ट्रपति बोलेगा। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो स्टेप मैंने आपको समझा रखी है शायद। पहले भाई कैबिनेट की लिखित सिफारिश चाहिए, और ये कैबिनेट कौन सी कैबिनेट? इस कैबिनेट का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और ये कैबिनेट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, या फिर इसकी सिफारिश के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 352 में, ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट इमरजेंसी। उसके बाद राष्ट्रपति इम्प्लीमेंट कर देगा, इसकी लिखित सिफारिश के बाद प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट कर देगा इमरजेंसी। उस लिखित सिफारिश को 1 महीने के अंदर अंदर, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर पास करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से, और फिर वो पास होने के बाद लागू रहेगी 6 महीने तक। तो देख लेना एग्जाम में सवाल क्या पूछा गया है, इसमें से एक सवाल आना ही आना है। ठीक, सवाल का सही जवाब है प्रेसिडेंट। अगला सवाल, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अगर आप बोले तो आगे पढ़ाता रहता हूँ, अगर थक गए हैं तो भाई छोड़ देता हूँ। चलिए कोई नहीं, इस सवाल को होमवर्क के रूप में देते हैं आपको। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, या फिर सी रहेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आने के लिए, बने रहने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऐसा असंवेदनशील कंटेंट पढ़ा रहा है जिसकी कोई वैधता नहीं है, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और विन कर सकते हैं प्राइजेस। इसके साथ साथ क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और ऐसे ही जुड़े रहना क्लासेस में। अब क्लास होगी अपनी रात 8 बजे, उस क्लास में भी याद से पहुंच जाना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।